हिंदी की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए अपनी प्रिय लेखिका डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी कुंवारी माँ। तो शुरू करें कहानी कुंवारी माँ। स्त्री का घर नहीं होता, वो तो शरणार्थी है। ये सब बचपन से सुनती आ रही थी कि बेटी पराया धन है, बेटे वंशधर होते हैं। स्त्री के पास अपना कुछ नहीं होता, ना घर, न सरनेम, न परिवार, न इज्जत, न जाति, न धर्म। सब कुछ पुरुष का दिया हुआ। ये सब दादी कहा करती थी और यथासंभव अपने दोनों पोतों को अपनी गोदी से लगाए रहती, और ये बेचारी केवल नाम से लक्ष्मी थी। 2 बेटों के बाद पैदा हुई तो पापा का दिल बाग बाग हो उठा और उन्होंने घर पर लक्ष्मी आई है कहकर उसका स्वागत भी किया। दादी ने किसी तरह अपनी 4 बेटियों का विवाह निपटाया था। उसके बाद बहू को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। बेटी नाम से ही वो नफरत पाले हुए थीं। इससे उन्हें इस लक्ष्मी के जन्म ने भी कोई खुशी नहीं थी। घर में दादी की उपस्थिति ने ही पूरे वातावरण को विषाक्त कर रखा था। बहू बेचारी भी अपनी बेटी को ढंग से प्यार नहीं कर पाती थी। पापा जब घर पर रहते अपनी लक्ष्मी को छाती से लगाए रहते, लेकिन घर की जिम्मेदारी और अपनी 4 बहनों की शादी में लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए हर वक्त काम में लगे ही रहते। घर के इस माहौल में बेचारी लक्ष्मी का ढंग से विकास भी नहीं हो पाया। पढ़ने की कोशिश भी करती तो अपने लड़की होने पर खीज होती। दादी लाइट बंद कर देती कि कहीं आँख में चश्मा लग गया तो फिर उनका बेटा अपने लिए दामाद ढूंढने में बर्बाद हो जाएगा। जहाँ सब कुछ असंभव सा जान पड़ता था, वहाँ किसी तरह लक्ष्मी ने जैसे तैसे बीए पास कर ही लिया। बीए के बाद टीचर्स ट्रेनिंग कर अध्यापिका बनने का मन बनाया। सब कुछ पर मन के मुताबिक कहाँ होता है। पापा बहनों की शादी का कर्ज चुकाने के बाद दोनों बेटों की महंगी पढ़ाई से जूझ रहे थे। दादी भी परलोक से धार गई थीं। इतनी विषम परिस्थितियों में जो एक चीज़ अटल थी, वो लक्ष्मी का अपने माँ बाप के लिए असीम प्यार। भाइयों की पढ़ाई और महंगी फीस ने पापा को लगभग खोखला कर दिया। दादी तो बेटों के मन में जहर के बीज बो परलोक से धार गईं। दोनों भाई गरीब बाप के लाट साहब थे। जब परेशानियों को आना होता है तो एक साथ ही आती हैं और सबको चरमरा देती हैं। ऐसा ही लक्ष्मी के साथ हुआ। माँ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और घर में ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं। आए भी तो कहाँ से। डॉक्टर का कहना था जल्दी से ऑपरेशन नहीं कराया तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। खाली बीए पास को नौकरी भी कौन देता। कई दिनों तक सारे इश्तिहार खंगालती रही, फिर लास्ट में एक खतरनाक इश्तिहार पर नज़र अटक गई। वो इश्तिहार लक्ष्मी के लिए नहीं, उसकी कोख के लिए था तो इंग्लिश में, पर उसका रूपांतर कुछ इस तरह था। ज़रूरत है एक महिला की जो सरोगेसी अर्थात कोख उधार देने के लिए तैयार हो। महिला की उम्र 25 से 30 के बीच हो। उसमें मुँह मांगी रकम देने की बात लिखी थी। बहुत सोचने के बाद माँ की जान बचाने के लिए लक्ष्मी अपनी कोख का सौदा करने को तैयार हो गई। सोचा अगर माँ को भनक भी हुई तो वो तो पंखे से लटक जाएंगी, पर अपनी लक्ष्मी की बलि नहीं चढ़ाएंगी। किस्मत से इश्तिहार भी उसके शहर से 400 किलोमीटर दूर का था। यहाँ सिर्फ सर्जरी ही नहीं थी, बल्कि उसके बाद रेडियोथेरेपी और महंगी कीमोथेरेपी भी थी। पापा के चेहरे की लाचारी और माँ की फिसलती ज़िंदगी ने मजबूर कर दिया कि ये शायद भगवान की ही दस्तक है। पापा तो शायद सरोगेसी का मतलब भी नहीं जानते थे। अगर न्यूज़पेपर में वो ऐड पढ़ भी लेते तो उन्हें समझ में नहीं आता। यहाँ तो पैसे भी मन मुताबिक मिलने वाले थे। सो फिर क्या, ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए माँ की जान बचानी ही है। घर में बताया कि बम्बई में एक धनाढ्य दंपति को एक गवर्नेंस की ज़रूरत है और तनख्वाह भी महीने में 60,000 मिलेगी, साथ में 3 महीने का एडवांस। पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने हज़ारों में तनख्वाह भी मिलती है, और वो भी एक गवर्नेंस को। मजबूरी इतनी बड़ी थी कि पैसे के स्रोत की तहकीकात करने का ना तो समय था और ना ही हिम्मत। बेटी की हमेशा एक गार्ड की तरह हिफाजत करने वाले पजेसिव पापा ने परिस्थिति के आगे बिना शर्त घुटने टेक दिए। जिन्हें लक्ष्मी की ज़रूरत थी उन्होंने टिकट भेज दी। लक्ष्मी एक नए शहर के लिए थोड़े से कपड़े एक बैग में लिए निकल पड़ी। जीवन पता नहीं किस ओर जा रहा था। लक्ष्मी तो एक चिड़िया सी थी जो अपने चहकने से सबकी उदासी दूर करती थी, लेकिन अब खुद की ज़िंदगी में एक सन्नाटा दरक रहा था। पापा कहा करते, तू तो हमारे बगीचे की तितली है, जो तितली के रंग बिरंगे पंखों की तरह कितने अनोखे तरीके से हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाती है।
मैं ही तो पापा की लक्ष्मी हूँ। शायद अब मुझ तितली के पंख झड़ रहे थे। बहुत घबराहट सी थी मन में, पर मैं तो एक मिशन पर निकली थी। इससे मन के सारे दुराग्रहों को निकाल फेंक लंबी सांस ले तन कर बैठ गई। एयर कंडीशन क्लास में बैठने का यह पहला मौका था। रास्ते भर बचपन हिलोरे लेता रहा। दादी के तानों और पापा का प्यार बार बार दस्तक देता रहा। कब मुंबई सेंट्रल स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। मुझसे फ़ोन पर ही हिदायत दी गई थी कि ये इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव है, इससे मैं अपनी सीट पर बैठी रहूं, वे मुझे आकर ले जाएंगे। मैं अपनी सीट पर ही बैठी थी और वे लोग आकर मुझे अपने घर ले गए। रास्ते भर कार में वे दोनों बातें करते रहे कि मैं उनके साथ रहूंगी, इसकी भनक भी पड़ोसी को नहीं होनी चाहिए। वे लोग पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखना चाहते थे। शायद बाद में बाहर ही बताना चाहते हों कि बच्चा मैडम की कोख से ही बाहर निकला है। फिर साथ में रहने से पता चला कि वे मुंबई से भी नहीं हैं, किसी बाहर गाँव से आए हैं। अगले दिन श्रीमान ही अकेले मुझे उस सेंटर ले गए और शायद मेरा परिचय भी बतौर बीबी ही कराया। डॉक्टर ने मेरी माहवारी के बारे में पूछा और सारे ब्लड टेस्ट कराए। घर आकर दीदी यानी श्रीमती ने मुझे समझाया कि मैं किसी से कोई बात ना करूं। मुझे तुरंत 2 लाख रुपए घर भिजवाने के लिए दे दिए गए। मुझे बड़ी राहत मिली और अच्छा भी लगा। दीदी बड़ी भली थी और मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। पति पत्नी भी चिड़ा चिड़ी की तरह थे। मैं तो उन्हें दीदी भैया कहकर पुकारती थी। एक दिन मैं ही मन हंसने लगी कि मेरे बच्चे का बाप भैया, पर वो कौन सा मेरा बच्चा था, मेरी तो कोख ही थी। एक दिन मैंने सपना देखा, दीदी एक प्यारी सी चिड़िया बन गई हैं और भैया चिड़ा। दोनों मिलकर एक घोंसला बना रहे थे और बहुत प्यारा घोंसला बनाया भी। मैं जो सुन पाती हूँ, चिड़िया कहती है, थोड़े और तिनके लाओ, घोंसला मजबूत नहीं बन पा रहा है। चिड़ा बोला, अरे तिनके तो मैं ले आऊँगा, आज तुम तैयार रहना, हम अंडे बनाने की कोशिश करेंगे। मैं देखती हूँ चिड़िया थोड़ी उदास हो जाती है। दिन भर कभी मोगरे के फूल तो कभी चमेली से चिपक खुद को महकाने की कोशिश करती है। शायद यही पंछियों का श्रृंगार होता होगा। बड़ी खुश खुश वापस घोंसले पर आ चिड़ी की प्रतीक्षा करती है। चिड़ा आते ही चिड़ी से लिपट जाता है और कई दिनों तक यही खेल चलता है। हर दिन चिड़ी फूलों से लिपट कर खुद को महकाती है। चिड़ा तिनके लेकर आता है, अपनी चिड़िया को खूब प्यार करता है। एक दिन दोनों उदास हो उसी घोंसले में बैठे रहते हैं। उनके प्यार में कोई कमी नहीं आती, लेकिन घोंसले में अंडे भी नहीं हैं। 3-4 दिनों तक दोनों आंसू बहाते बैठे रहते हैं और 5वें दिन चिड़ी एक दूसरी चिड़िया को घोंसले में आमंत्रित करती है। खुद चोंच से फूल लाकर दूसरी चिड़िया का श्रृंगार करती है। चिड़ा दूसरी चिड़िया की तरफ देखता भी नहीं है। मैं सपने में भी रोने लगती हूँ। शायद दूसरी चिड़िया मैं ही हूँ। रोते रोते सपना टूट जाता है। फिर अपने पेट पर हाथ फेर कर अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ माँ के प्राण बचाने के लिए ही कर रही हूँ। मैंने अपने आप को खुद में समेट लिया है। दिन भर कमरे में बैठे बैठे टीवी देखती रहती हूँ। फ़ोन तो पास था, लेकिन सबकी नज़रों में मैं मीलों दूर नौकरी कर रही थी। ये तो वो लोग भी जानते थे कि लाख रुपए की नौकरी करने वाले को फ़ोन का वक्त ही कहाँ मिलता है। दीदी और भैया ठीक मेरे सपनों की तरह चिड़ाचिड़ी थे। उनका प्यार देख मुझे दुख भी होता था कि क्यों ईश्वर ने उन्हें ये मजबूरी दी। भगवान किसी का लेता है तो फिर उसे किसी दूसरे दुखियारे की झोली में डाल देता है। शायद माँ का इलाज हो ही नहीं पाता यदि उन बेचारों की ये मजबूरी ना होती। मेरा और पापा का रिश्ता हमेशा संगीत की तरह सम था। कभी कोलाहल हमारे बीच सेंध ही नहीं मार पाया। अब बार बार बस पापा को धोखा देने का ही मलाल था, लेकिन मजबूरी अपनी जगह थी। धोखा देने के पीछे की भावना तो समर्पण थी, एक बेटी की लाचार माँ के लिए। मैंने उन्हें कभी पूजा करते भी नहीं देखा, और तो और मुझे उनके असली नाम भी नहीं मालूम थे। साहब दीदी को पारू और दीदी उन्हें कभी जानू तो कभी जान कह के पुकारती थीं। एक बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो दीदी ने बड़े प्यार से समझाया कि इसमें मेरी ही भलाई है कि मैं कुछ ना जानूं, सिर्फ पैसे से ही मतलब रखूं। मैंने भी सोचा कि सचमुच इसमें मेरी ही भलाई है। वे लोग अच्छे लोग थे, वो मेरी पहचान को भी छुपाए रखना चाहते थे। पैसे वाले लोग थे, इससे बम्बई शहर में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। मुझे फर्टिलिटी सेंटर जाना था। वहाँ मुझे उन महाशय के शुक्राणु इंजेक्ट करवाए जाने थे। शुक्राणु के नाम से बहुत सारी कल्पनाएं जहन में दौड़ने लगीं। बायोलॉजी में पढ़ा था कि ओवम तो स्त्री के गर्भाशय में एक ही होता है, पर पुरुष के वीर्य में शुक्राणु लाखों की संख्या में होते हैं। मतलब कुल मिलाकर विधाता ने गजब का स्वयंवर रचा है। एक ओवम
और 50 लाख से ज़्यादा स्पर्म बेचारे, हाथ में माला लिए। शर्माती मोटी दुल्हन ओवरीज से निकलकर फैलोपियन ट्यूब की तिरछी मिर्ची गुफाओं जैसे रास्ते में छिपकर बैठ जाती है। इन लाखों स्पर्म के लिए सिर्फ 5 इंच की दूरी विश्व की सबसे बड़ी बाधा दौड़ बन जाती है। पहला हर्डर वजाइना का एसिडिक वातावरण। आधे दूल्हे तो अपनी वरमाला के साथ वहीं शहीद हो जाते हैं। कुछ तो सिपाहियों की तरह अपनी पूंछ मटकाते आगे बढ़े चले जाते हैं। जो बच गए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें अब गर्भाशय की दीवार के दुर्गम मोड़ों को पार कर अपनी फैलोपियन ट्यूब में छिपी मोटी सी दुल्हन ओवम तक पहुंचना है। रास्ते में लाखों की संख्या में स्पर्म परवान चढ़ते जाते हैं। केवल कुछ ही फैलोपियन तक पहुंच पाते हैं। वहाँ भी सृष्टि की सबसे बड़ी भूल भुलैया है। 2 फैलोपियन ट्यूब की गुफाएं, जाएं तो जाएं कहाँ। आधे तो गलत सुरंग में यानी बिन दुल्हन की फैलोपियन ट्यूब में पहुँच कर मर जाते हैं। एक ही शूरवीर स्पर्म है जो ओवम को भेद कर एक नए जीवन का निर्माण करता है। बाप रे, कल्पनाओं ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जीवन इतना जटिल रहा था अब तक कि किसी पुरुष को लेकर कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया। अब शुक्राणु याद आ रहे थे। मन ही मन में हंसने लगी। मैं दीदी और भैया के साथ बॉम्बे के स्पॉश इनफर्टिलिटी सेंटर पहुंची। वहां इतने सारे लोगों को देखा। नज़र तो नज़र है, मेरी नज़र ढूंढने लगी किसी सेलिब्रिटी को। सुना था कि आमिर खान और शाहरुख खान ने भी सरोगेसी का सहारा लिया था अपने बच्चों को पैदा करने के लिए। उन्हें भी मेरी जैसी कोई बेचारी मिल गई होगी। अचानक जोर की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सामने देखो, गिर जाओगी, बड़ा सा पत्थर है। अंतरात्मा से आवाज़ आई, गिरी तो गई हो, क्या करने जा रही हो? जो कभी ना देखा ना सुना। अपने आप को संभाल कर मैंने जवाब दिया, डर लग रहा है दीदी, इससे सामने नहीं देख पाई। यहाँ मेरी पहचान पायल के रूप में थी। भैया ने अपना नाम डैनियल लिखवाया। मैं डर गई। मन ही मन अपने करोड़ों देवी देवताओं को याद कर क्षमा मांगी। हे भगवान, मैं लक्ष्मी ब्राह्मण कन्या एक क्रिस्तान के बच्चे को जन्म दूंगी, रहम करो हे प्रभु। मेरा खून लेकर फिर मुझे वहाँ बेंच पर बैठकर प्रतीक्षा करने को कहा। इस बीच दोनों पति पत्नी वहाँ से उठकर बाहर चले गए। मन ने कहा शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तभी किसी जूनियर डॉक्टर की जोर की आवाज़ आई, पेशेंट नंबर 10, ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, वी कैन टेक हर। बड़ी डॉक्टर ने उसी जूनियर डॉक्टर को ऑर्डर दिया, अरे हस्बैंड को बुलाओ, स्पर्म कलेक्ट करना है और पेशेंट को प्रोसीजर रूम में ले चलो, ओव्यूलेशन चेक करना है। मुझे तो काटो तो खून नहीं, इन लोगों का तो रोज़ का काम है। मेरी तो जान सूखे जा रही थी। तभी किसी ने आकर मेरा हाथ दबाकर ढाढ़स दिया। सर उठाकर देखा तो दीदी थी। लगातार मेरे बालों को सहलाने लगी। तभी वही जूनियर डॉक्टर जोर से चिल्लाई, परफेक्ट ओव्यूलेशन, बस कभी भी हो सकता है। दीदी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। पहले जैसे मैंने पढ़ा था कि स्त्री के ओवम को गर्भाशय से बाहर निकाल पुरुष के स्पर्म के साथ मिला एक जाइगोट मतलब छोटा शिशु बना, फिर सरोगेट मदर के गर्भाशय में 9 महीने के लिए रखा जाता है, यानी उधार की कोख। यहाँ तो मेरा ओवम भी शामिल था एक नए जीवन को रचने में। मतलब मैं न केवल सरोगेट बल्कि सचमुच की माँ बनने वाली थी। दिल में एक टीस सी उठी और खुद को देवकी सा मजबूर पाया। फिर वहीं टेबल पर लेटे लेटे फिर से चिड़िया बन गई। मेरे सपनों का प्रिंस चिड़ा, जिसने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था, पास आया, मुझे सहलाने लगा। कहता है, चल उड़ चले, कहीं आशियाना बनाते हैं। मैंने कहा, मैं मजबूर हूँ प्रिय, मेरे पैरों में बेड़ियाँ हैं जो किसी कंस ने नहीं, मैंने खुद ही अपने पैरों में बांधी हैं। पूरी कीमत वसूली है मैंने इन बेड़ियों की। मैं भूल गई कि मैं कहाँ हूँ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हूँ। दीदी का चेहरा उतर गया और थोड़ा गुस्सा भी उनके चेहरे पर झलकने लगता है। थोड़े प्यार और थोड़े गुस्से से मुझे डांट लगाई, व्हाट इज़ दिस पायल, यू नो एवरीथिंग राइट, फिर ये रोना धोना क्यों? सॉरी दीदी सॉरी, मैंने रोते रोते कहा। उधर सपनों का प्रिंस चिड़ा बना मुझे रोते देखकर कहता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, चल उड़ चलें कहीं सपनों की दुनिया में। किसी तरह मन को समझाया कि किसी गैर मर्द के स्पर्म से अपने ओवम का मिलन कराना शायद मेरी नियति थी। 4-5 जूनियर डॉक्टर मुझे घेर कर खड़े हो गए। मुझे दोनों पैरों को दूर दूर फैलाने को कहा गया। एक डॉक्टर के हाथ में सिरिंज थी और उसके अंदर सफ़ेद तरल लिक्विड था। मैं समझ गई, जिस दिन के लिए हर लड़कियां इतने सपने संजोए रहती हैं, मेरे साथ वो सिरिंज कर रही थी। मैं कुंवारी थी सही मायनों में। इससे डॉक्टर को वो भी
तरल वजाइना से अंदर डालने में मुश्किल हो रही थी, जबकि मेरे ओवम के स्वयंवर के लिए लाखों तैयार दूल्हे इस सीरीज में भरे हुए थे। जूनियर डॉक्टर झुंझाकर बोलती है, इट इज़ वेरी टाइट, आई एम नॉट एबल टू पुश इट इनसाइड। सीनियर डॉक्टर चिल्लाई, अप्लाई फोर्स। अब जूनियर डॉक्टर से हुआ नहीं तो सीनियर ने कमान अपने हाथ में ले ली। दीदी ने धीरे से उनके कान में कुछ कहा। अब उन्होंने जूनियर डॉक्टर से डायलेटर अर्थात वजाइना का छेद बड़ा करने का औजार लाने को कहा। मैं तो डरी हुई थी। दीदी मेरा हाथ पकड़े बार बार रिलैक्स रिलैक्स बोलते जा रही थीं। डॉक्टर ने जैसे ही डायलेटर एक तरल पदार्थ में लपेटकर अंदर डाला, मैं जोर से चिल्लाई। दीदी और डॉक्टर दोनों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ढाढ़स दिया और मुझसे बातें करते हुए सारी प्रक्रिया पूरी हुई। मुझे थोड़ी देर वहाँ लेटे रहने का आदेश मिला हुआ था। मैं फिर अपनी दुनिया में अपने चिड़े के पास पहुँच गई। सारा अतीत ताश के पत्तों की तरह दिमाग में फेंटने लगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। विज्ञान ने हमारी अनुभूतियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। कब ओवम और स्पर्म का मिलन हो एक नई जिंदगी का जन्म होता है, इसका पता तो माँ को कभी चलता ही नहीं। वो तो जब माहवारी नहीं होती, सुबह सुबह उल्टियाँ होने शुरू होती हैं, पेशाब का टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि अब गर्भ में एक नई जिंदगी पल रही है। यहाँ तो मैं आम माँओं से अलग स्पर्म ओवम का मिलन करवा रही थी। मेरी इस उपलब्धि का जश्न दूसरे मना रहे थे और मैं एक अंधी गुफा में फंसा फंसा महसूस कर रही थी। पूरे दिन मेरी कल्पनाओं में शुक्राणु एक लिसबिसे पदार्थ में सने मेरे अंदर रेंगते रहे। सपने में मेरा चिड़ा मेरे पास आया और प्यार भरे इशारे करने लगा। मैंने रोते हुए कहा, जाओ दूसरी चिड़ी ढूंढो, मैंने तो अपने आप को बेच दिया है। वो बड़े प्यार से मेरे सर को सहलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है, शरीर तो मिट्टी का बना है। तुम महान हो, माँ के लिए इतना बड़ा बलिदान। सालों से अंदर दबाए एहसासों, अनछुए अनुभवों को यूं कुर्बान करना कोई सहज तो नहीं। ऐसे ही सपनों से ही अपने को समझाया और जीवन को हालातों पर छोड़ दिया। मैंने दीदी से रामायण लाने को कहा, उन्होंने मना कर दिया। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो चला था कि ये लोग ईसाई ही हैं। खैर, मैंने तो अपनी कोख का सौदा किया था अपनी मजबूरी की खातिर। इससे मेरा बच्चा राम बने या ईसा, इससे मुझे क्या। मेरी कोख तो ट्रेन की तरह थी, जहाँ मेरा अपना बच्चा एक मुसाफिर था जो मेरे पास सिर्फ 9 महीने। मैं भी तो कुंती की तरह कुंवारी माँ, और ये मेरा कर्ण जिससे मैं पैदा करने के बाद कभी नहीं मिल पाऊँगी। मेरे इस बलिदान का असर घर पर दिख रहा था। फ़ोन पर पापा अब काफ़ी खुश लगते थे, माँ जो ठीक हो रही थी। मेरी मजबूरी जान मेरी कोक के सौदागरों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट से कहीं बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया था घर भिजवाने के लिए। समय गुजरने लगा। ठीक 1 महीने बाद मुझे सुबह सुबह उल्टियाँ होने लगीं। दोनों पति पत्नी बड़े खुश दिखने लगे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि इस नए मेहमान के आने की खुशी मनाऊं या ज़िंदगी बर्बाद होने का गम। जहन में तो वही पुरानी मान्यताएं भरी थीं, कुंवारी माँ छी छी मुँह काला करो। एक बहुत बड़ी जंग मेरे अंदर चल रही थी। शायद ये सब कुछ नॉर्मल तरीके से होता तो माँ मेरी आरती उतारती, पापा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, और तो और मेरा चिड़ा मंद मंद मुस्काता। यहाँ तो मेरी खुशियों की डोर मेरी कोख के मालिकों के पास थी। खुद से भी अपने माँ बनने की खुशी शेयर नहीं कर सकती थी। सारा दोष मेरी किस्मत का था। खुद ही ये रास्ता चुना था, तो कैसा विलाप। ये तो बस अब 9 महीनों की बात थी। फिर मैं कहाँ और मेरे पेट में पलने वाली नन्ही जान कहाँ। जितने श्लोक दोहे बचपन से याद किए थे बार बार दोहराती। बार बार लगता मेरा भी कोई अर्जुन आता और मुझे चक्रव्यूह भेदने की तरकीब बताता और मैं भी एक वीर बालक अभिमन्यु को जन्म देती। लेकिन यहाँ तो एक माइकल या जॉन को जन्म देना था। ज़िंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। ऐसी कल्पना तो मैंने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। उसकी खुशी मुझे बच्चे के मालिकों के चेहरे पर दिख रही थी। मेरे खाने और दवाइयों का बड़ा ध्यान रखा जाता था। रोज़ मैं ईसा मसीह की परेशानियों और मदर मेरी की कहानियाँ टीवी पर देखती। साथ वो लोग भी बैठते और ना जाने बाइबल की कौन कौन सी प्रेयर करते। मैं भी अच्छी अच्छी बातों की जुगाली मनी मन करती जो बचपन में पढ़ाई गई थी। ईश्वर एक है, सभी धर्म ईश्वर तक पहुँचने के रास्ते हैं, बार बार मन में दोहराती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। चेहरे पर अब नूर भी आ गया था।
पेट थोड़ा बाहर भी आने लगा था। दीदी हर 15 दिन में मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती। अल्ट्रासाउंड मशीन में बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां मुझे दिखाई जाती। दिल में एक हुक सी उठती। दीदी मशीन के सामने बैठ बच्चे से बड़ी देर तक बात करती। मशीन के अंदर बच्चे की सारी हलचल दिखती। कभी नन्ही सी जान जमाई लेती तो कभी नन्हे नन्हे पैरों को मारते देखती। सचमुच सब कुछ कितना अच्छा लगता था। अब प्रेगनेंसी के 7 हफ्ते बीते ही थे कि अल्ट्रासाउंड मशीन में डॉक्टर ने इस नन्ही जान के दिल की धड़कन दिखाई दी। डॉक्टर ने आला मेरे कान में रख मुझे बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई। मन तो बल्लियों उछलने लगा, लेकिन तभी दीदी ने तुरंत आला मेरे कानों से हटा तुरंत अपने कानों में लगा लिया और गुनगुनाने लगी। डॉक्टर से कहा, व्हाट इज़ दिस? डॉक्टर, चाइल्ड इज़ माइन। इसे क्यों सुनवा रही हैं, ये बच्चे की धड़कन? मैं बहुत मायूस हो गई। वो तो मैं एक पढ़ी लिखी कुंवारी सरोगेट माँ थी। आम तौर पर सरोगेसी के लिए हालात की मारी गरीब अनपढ़ औरतें ही तैयार होती हैं। उन्हें बच्चे से कोई सरोकार होता ही नहीं, मतलब सिर्फ पैसे से होता है, और किसी तरह वो 9 महीने काट वापस अपनी दुनिया में चली जाती हैं। मैं बार बार पेट पर हाथ रखकर कोशिश करती कि मुझे भी बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई दे, पर सब बेकार। फिर भी ऐसा लगता ही था कि एक नन्ही जान अंदर पल रही है। पता नहीं मैं कैसे पापा माँ सब भूलते जा रही थी। याद था तो सिर्फ एक नन्ही जान मुझ में पल रही है। अभी तक सुना ही था कि कोख के बच्चे के साथ माँ का भी नया जन्म होता है। ये तो खुद पर चरितार्थ हो रहा था। पता नहीं कैसे मैं खुद का पेट सहला खुद से बात करती, नहीं नहीं बेबी, डरना नहीं। माना मेरा गर्भाशय एक अंधेरी गुफा है, पर आपकी मम्मा आपके पास है। मेरा बच्चा, मेरी जान। और न जाने क्या क्या। जो जो समय बीतता जा रहा था, मेरा उस नन्ही सी जान से लगाव भी बढ़ता जा रहा था। मैं हमेशा मन ही मन मुस्कुराती रहती, और तो और अपने उभरे हुए पेट से चिढ़ने के बजाय मेरे लिए वो गर्व का विषय बन गया था। नहाते वक्त मिनटों पेट पर ही साबुन लगाती रहती और ऐसा महसूस करती मानो अपने बच्चे को नहला रही हूँ। बीच बीच में बातें भी करती जाती। सॉरी, ठंड तो नहीं लग रही है ना बेबी? ये सारी बातें बाहर जाती तो मेरी कोख के मालिक घबरा जाते कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। दीदी मेरे पास आ मेरे सिर पर हाथ फेर कर पूछती, व्हाट्स हैपनिंग, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ डियर? इतना समय क्यों लगा रही हो नहाने में? तबीयत तो ठीक है। मैं चुप हो छत की तरफ एकटक देखने लगती। सोचती कि क्या बोलूँ, अपनी दुनिया तो मैंने खुद ही लूटी है। और कोई काम कर लेती, लेकिन और किस काम में इतने पैसे मिलते कि माँ की जान बचाई जा सकती? इतना पैसा तो जिस्म बेचकर भी नहीं कमाया जा सकता था। आज मैं अपनी जननी की जान बचा रही थी, और मेरी कोख में पल रही ये नन्ही जान कभी जान भी नहीं पाएगी कि उसकी असली जननी मैं हूँ। रोज़ सपने में कोई मुझे माँ कहकर पुकारता, और मैं झट से उठकर पुकारने वाले को ढूंढती और फिर निराश हो लेट जाती। तो समझ आता कि ये आवाज़ तो मेरे अंदर से ही आ रही है। मुझे तरह तरह के इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जा रही थीं। अल्ट्रासाउंड टेस्ट से पता चल गया था कि बच्चे के सभी अंग नॉर्मल हैं। मुझे कभी कभी नींद में लगता कोई मुझे खड़ा निहार रहा है। एक बार तो लगा जैसे इस नन्ही सी जान के पापा यानी भैया ही दरवाजे पर खड़े हैं। फिर इसे मन का वहम सोच दिल से निकाल दिया। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि दीदी काफ़ी चुप चुप सी रहती थी, और मेरे पेट को छू बातें करना भी उन्होंने कम कर दिया था। भैया ज़रूर आसपास चक्कर पहले से ज़्यादा काटते थे और अक्सर मेरी तबीयत पूछ लिया करते थे। मैं बड़े पशोपेश में थी कि दीदी को क्या हो रहा है। एक रात बड़े जोर के चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनकर मैं उठ गई और उनके कमरे की तरफ गई तो पाया लाल लाल आंखें किए भैया जोर जोर से दीदी पर चिल्लाए जा रहे थे और दीदी रोए जा रही थी। मैं तो डर गई जब दीदी ने कहा, इसका क्या फॉल्ट है, ये तो इनोसेंट है, प्लीज़ इसका तो ध्यान रखें। मैं तो ऊपर से जैसे नीचे गिर गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। धीरे से दीदी ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, यू नीड रेस्ट, गो एंड स्लीप, कल सुबह हम बात करते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस चिड़ा चिड़ी के जैसे जोड़े के बीच ऐसा क्या घटा कि चिड़ी रोए जा रही है और चिड़ा उसे लाल लाल आंखें दिखाए जा रहा है। सुबह मेरे कमरे में नौकरानी के साथ भैया आए और मुझे प्यार से नाश्ता कर लेने के लिए कहा। मैंने दीदी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रही हैं। कल की लाल लाल गुस्से सी कांपती आंखों को देखने के बाद भैया का आज इस तरह नॉर्मल हो जाना मुझे बड़ा रहस्यमय लगा। शाम तक दीदी का कोई अता पता ही नहीं था। इधर 5 महीने का गर्भ हो जाने से मुझे शर्म भी बहुत आती थी और चलने में थोड़ी तकलीफ़ भी होती थी।
इससे मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं जाती थी। नन्ही जान अब लाते भी चलाने लगी थी, जिससे एक अजब सी फीलिंग भी होती थी। उसी रात मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी तो ऐसा लगा मानो दीदी रोती हुई एक कार में बैठी और चली गई। मैं पूरी रात डर के मारे सोई ही नहीं। दूसरे दिन भी भैया ही कमरे में आए और मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चलने को कहा। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और सब कुछ ठीक बताया। मुझे बाहर भेज भैया डॉक्टर से कुछ डिस्कस करने लगे। मैं जो सुन पाई वो कुछ इस तरह था कि अब अबॉर्शन नहीं हो सकता, पेट काट कर ही बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में माँ और बच्चे दोनों की जान जाने को खतरा है। मुझ पर तो जैसे गाज ही गिर गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। घर आने पर भैया ने अपने पास मुझे बैठाकर जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि उनका और दीदी का अब एक साथ रहना संभव ही नहीं है। इससे उन्होंने तलाक लेने का फैसला लिया है। दीदी कल रात ही अपने भाई के साथ अपने घर चली गई। भैया बोलते जा रहे थे कि हमारी शादी को 7 साल हो गए थे। बच्चे की जिद भी दीदी की थी। उन्होंने दीदी को बहुत समझाने की कोशिश भी की। भैया ने मेरे सामने 2 विकल्प रखे। चूँकि मेरी कोख में पल रही संतान उनकी है, इससे मैं उनके साथ बच्चे के जन्म तक रह सकती हूँ और चाहे तो इससे छुटकारा भी पा सकती हूँ, पर उन्हें अपने बच्चे की माँ को खुद के साथ ज़िंदगी भर रखने में भी कोई एतराज़ नहीं है। निर्णय मुझे ही लेना है। मुझे तो जैसे काटो तो खून नहीं। हे ईश्वर, तू कैसा इम्तिहान ले रहा है? क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास ना कोई नौकरी थी, ना कोई पैसा था। भैया का साथ छोड़ना यानी दर दर भटकना और पेट में पल रही नन्ही जान जो मेरी भी थी कि हत्या जघन्य अपराध कैसे कर सकती थी। भैया अगर मुझे पैसे भी दे देते तो भी अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पास अब भैया बनाम सैया के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब मुझे अपनी कोख में पल रही इस नन्ही जान की परवाह थी। बड़ी देर तक पशु पेश में रही। तभी थोड़ी देर आंख बंद कर कल्पना की कि मैं अपने घर पहुंच गई। मुझे सबसे ज़्यादा लाड़ करने वाले पापा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। किसके साथ मुंह काला किया? शर्म आ रही है मुझे तुम्हें बेटी कहते हुए। क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को? लोग हमारे यहाँ पानी भी नहीं पिएंगे। कुछ तो ख्याल किया होता परिवार की इज्जत का। ना कोई शर्म, ना कोई लिहाज। छी छी। माँ अलग चिल्लाने लगी। इससे तो मैं मर ही जाती, कम से कम हमसे पूछा तो होता। जीते जी मार डाला तुमने हम सबको। जा मेरी नज़रों से दूर हो जा, तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हम। बाप रे, मैं तो सब सोच कर ही मरी जा रही थी। मैं अभी अपने मेडिटेशन से उभरी भी नहीं थी कि सो कॉल्ड मेरे भैया आवाज़ लगाने लगे। जल्दी सोचो और अच्छी तरह से सोचो, मुझे भी घर लौटना है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर अच्छी तरह पहले सोचती तो कभी ये सरोगेसी वाला निर्णय तो कभी नहीं लेती। आज जिंदगी ने ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर रखा था जिसका कोई दूसरी राह ही नहीं थी सिवाय कोख में पल रहे बच्चे के पिता के साथ जाने के। कहाँ दिल में माधव या माधवी को जन्म देने की तमन्ना थी। अब सारी जिंदगी पीटर या मारिया की माँ के नाम से जानी जाऊंगी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी कुंवारी माँ। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। किसी की ज़िंदगी में क्या से क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।